तो भाई मोलिकुलर सॉलिड में फर्स्ट टाइप था नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड था पोलर मोलिकुलर सॉलिड और आज थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। देखो भाई सिंपल सा नाम से पता चल रहा है मोलिकुलर सॉलिड है मतलब मोलिक्यूल्स से बना है और ऐसे मोलिक्यूल्स जिनमें कौन से टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलेंगे या कौन सी टाइप की बॉन्डिंग मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले मोलिक्यूल्स से जिस टाइप के सॉलिड बनते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, या बोल दिया जाता है मोलिकुलर सॉलिड्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी डाल लो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, इसमें लिखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में लिखो these solids are formed by molecules in which hydrogen bonding is present, ठीक है। ऐसे मोलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो इस टाइप के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप के सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। एग्जांपल में देखो H2O, इसके अलावा HF, NH3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एटसेट्रा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, दुनिया भर के इसमें आ जाते हैं जो अपने को नहीं पता होता, ठीक है। H2O, HF, NH3 एटसेट्रा, ठीक है। जैसे बात करते हैं अगर H2O की, तो H2O एक बेंट शेप वाला मॉलिक्यूल होता है, जानते हो तो ऐसा होता है H2O, ठीक है। और इसके पास अगर कोई दूसरा H2O मॉलिक्यूल है तो क्या होता है, एक से तो ये बॉन्डेड है और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, ऑक्सीजन, क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करता है। उस वजह से इस पे नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे सॉलिड या बोल लो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो किस टाइप के सॉलिड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तुम अच्छे से जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। जब हाइड्रोजन एटम, सिंपल सा हम कैसे डिफाइन करते थे, जब हाइड्रोजन एटम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बीच में आ जाता था, है ना, तो क्या होता था, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरेक्शन डेवलप होती थी जिसको क्या बोल देते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते थे। दो टाइप की होती थी, एक तो विद इन द मोलिक्यूल होती थी, ठीक है, और एक होती थी बिटवीन टू अपोजिट या टू मोलिक्यूल्स, दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में होती थी तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे। और एक ही मोलिक्यूल में होती थी तो उसको बोल देते थे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई कि नहीं आई बात समझ, ठीक है, नोट कर लो। देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड की बात करें तो हालांकि वो बातें लिखेंगे नहीं, अपन में ऐसे बता रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जैसे अब तो एक तो बड़ा अपन ने मोलिक्यूल्स में नॉन पोलर मोलिक्यूल है ना, या नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिनमें कौन सा था, लंडन फोर्स था। एक पढ़ा था पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी, और एक आज पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर फोर्स या मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो क्या होता है, जो लंडन फोर्स तो बहुत वीक होता है और जो डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। तो अगर अपन कंपेयर करें तो जो नॉन पोलर है उनके कंपेयर में इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और रूम टेम्परेचर पे ये या तो सॉलिड स्टेट में, मतलब या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर गैस स्टेट में होते हैं, ठीक है। बिलो रूम टेम्परेचर इनकी सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है,
ठीक, तो ये 2-3 बातें वही है जो अपन ने नॉन पोलर में भी लिखी थी और जो अपन ने पोलर में भी लिखी थी, तो यहाँ पे उनको अपन मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आती है थर्ड वाली, टाइप्स ऑफ सॉलिड में या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, मेटेलिक सॉलिड्स। हाँ देखो भाई, मेटेलिक सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा समझना। इसमें एक स्पेशल टाइप की इंटरेक्टिव फोर्स है, हालांकि ये वैसी ही है जैसी अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होती है। इसमें क्या बोला जाता है, जैसे देखो कोई भी जो मेटल होता है, मेटल की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। और मेटल जो होता है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। ठीक है, जैसे ही मेटल अपने वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा। ठीक है, और अगर पूरे के पूरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर देता है तो उसको एक और नेम से बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है भाई, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तुम जानते हो मेटल कौन है, केमिस्ट्री में मेटल वो होता है जो न तो चमकता है, ठीक है, न शाइन करता है, न हार्ड होता है। केमिस्ट्री में मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटायन बनाएगा। ठीक है, और अगर वो अपने वैलेंस शेल के ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो जो बनती है स्पीशीज को कर्नेल बोल दिया जाता है। इतना सा तो अपन जानते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड में स्पेशल टाइप की कोई बॉन्डिंग नहीं है। इसमें होता है क्या है, ये मेटल ने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनी, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं बाहर निकल के थोड़े जाएंगे। आज मान लो ये मेटल लेटिस है या मेटल का कोई शीट है, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ी है मेटल से निकल के बाहर घूम रहे हैं, क्लास में आ रहा है और सर कैसे हो, ठीक है, रहता तो उसी में ही है ना। तो क्या होता है, ये मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इस पॉजिटिव स्पीशीज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोल दिया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड बोल दिया जाता है। और इस टाइप का जो सॉलिड बनता है उसको क्या बोल दिया जाता है, मेटेलिक सॉलिड बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनका मूवमेंट भी होगा भाई साहब, मूवमेंट तो होगा, अगर नाचे नाचे फिरेंगे। ठीक है, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, बचपन से लेके 55 तक ये तो आंसर देते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मतलब जो भी अपना मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक, दूसरी बात, मेटल की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लस्टरस प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी, मालेबल प्रॉपर्टी, वो सारी ये फॉलो करेगा क्योंकि मेटल ही तो है। ठीक है, तो वो कुछ बातें जो अपने को इसमें लिखनी है। उसके अलावा ध्यान दो, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है इस पे कोई एक ही इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं है, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन है, और उन इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारी मेटल्स का अट्रैक्शन है। तो ओवरऑल ये जो नेटवर्क बनता है मेटेलिक बॉन्ड का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रिजिड टाइप के होते हैं, और इनके बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हम बोलते हैं वो भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जनरली बोला है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन हमारे पास में है। क्लियर, तो ये सारी बातें लिखते हैं, लिखो इसमें, इन दीज सॉलिड्स, इन दीज सॉलिड्स, लिखो भाई पॉइंट वाइज 1 by 1 लिखो। इन दीज सॉलिड्स केटायंस, इन दीज सॉलिड्स केटायंस, ब्रैकेट में वो लिख लेना कर्नेल, जो भी तुम पढ़ते हो उसको कर्नल पढ़ते हो या कर्नेल पढ़ते हो। ठीक है, ब्रैकेट में कर्नेल, इन दीज सॉलिड्स केटायंस, ब्रैकेट में कर्नेल, ब्रैकेट 1, are suspended in a sea of electron, in a sea, S-E-A, sea, in a sea of electrons. Cations are suspended in a sea of electrons, इसका मतलब है केटायन जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पड़े रहते हैं, फैले रहते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, केटायन पॉजिटिव, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इस टाइप का जो सॉलिड है क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन दीज सॉलिड्स, इन दीज सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इन दीज सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, therefore
therefore they are good conductor of heat and electricity. Therefore they are good conductor of heat and electricity. ठीक है, नेक्स्ट लिखो these solids are malleable ductile and lustrous in nature. ठीक है, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल में जितने भी मेटल तुम्हारे दिमाग में आती है सबको मान दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, Ag, Au, आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बोलते हैं ना Ag, सुना मूवीज वगैरह में बोलते हैं ना, हाँ Ag, सिल्वर। Ag क्यों बोलते हैं इसको? हाँ तो क्या बोलते हैं फिर उसको? ये क्या था? अरे अर्जेंटम कुछ बोलते बताए, इसको क्या बोलते हैं? औरम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू से टंगस्टन, वुल्फ्रेम ऐसा मुझे ये क्या है कुछ इनके जो है, जैसे अपन नहीं बोलते क्या जर्मन इंग्लिश और वो जो यूनाइटेड स्टेट या अमेरिकन इंग्लिश है, कुछ नहीं बोलते क्या? तो ये जो है ये लैटिन वर्ड्स है ना। अब इनके लैटिन वर्ड्स को जैसे इंग्लिश में किया गया, कुछ तो सेम है और कुछ में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, इस वजह से इनके सिंबल तो वही लैटिन वाले। बर्जिलियस भाई साहब जो छोड़ के गए थे, बर्जिलियस ने स्टार्ट किया था ना सबसे पहले, तो वैसे ही चल रहे, बट इंग्लिश में अपन कुछ और बोल देते हैं तो वो थोड़ा सा मिसमैच है। जैसे सोडियम को केलियम बोला जाता है तो कैसे आता है, सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है, ठीक है। ये अपने मेटेलिक सॉलिड की बात हो गई भाई। मेटेलिक सॉलिड वैसे तुम अच्छे से जानते हो, वही जो मेटल होता है उसी की बात होती है। तो जितने भी मेटल्स होंगे जनरली उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो अपना फोर्थ टाइप है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, जनरली these are formed by non-metals. Generally these are formed by non-metals. इस टाइप के जो सॉलिड है वो जनरली किससे बनाए जाते हैं, मतलब कौन बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन दीज सॉलिड्स covalent bonding is present। कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है भाई? कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसलिए नाम ही क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के सॉलिड जो होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क क्या हो जाता है, मतलब अरेंजमेंट रहता है। जो नॉन मेटल्स के एटम है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक नेटवर्क बना लेते हैं और उस नेटवर्क की वजह से इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, या बोल लो बहुत ज्यादा रिजिडनेस मिल जाती है। हालांकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको अगर कंपैरेटिवली बात करें तो आयोनिक बॉन्ड से हम वीक कैटेगरी का मानते हैं, ठीक है। तो फिर होना भी क्या चाहिए था, आयोनिक के कंपेयर में ये वीक होने चाहिए थे, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। बट क्या हो रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क मिल रहा है इनको, उस नेटवर्क की वजह से इनमें रिजिडनेस ज्यादा आ रही है, ठीक है। और उस रिजिडनेस की वजह से ये हार्ड हो गए, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बोल्डिंग पॉइंट जो होते हैं
वो कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा का मतलब जैसे डायमंड का देख लो, क्वार्ट्ज का देख लो। डायमंड का तो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास ही चला जाता है, 38 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का भी अलग अलग होता है। क्वार्ट्ज के जो क्रूसिबल आते हैं उनका 1800 भी होता है, 2000 भी होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो अपने आयनिक कंपाउंड्स का भी नहीं है। उसका रीजन क्या होता है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक लार्ज 3D नेटवर्क होता है, उसकी वजह से इनमें एक्स्ट्रा रिजिडनेस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? इनके एग्जांपल्स पे देख लो, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको बोलते हो, क्वार्ट्ज बोल लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोल लो, बोरोन नाइट्राइड बोल लो, कार्बोनेटम लिखा है था सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट, क्लोरीन, कार्बन के जितने भी क्या है अपने पास में क्रिस्टलाइज एलोट्रोप्स। ठीक है, वो सब इसका एग्जांपल है। जनरली ये कैसे होते हैं? ये इंसुलेटर होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बराबर शेयरिंग हो जाती है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बेचारा झूलता रहता है मजेदार में, तो वो क्या रहता है, एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाता है। उसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है, तो इसका एक्सेप्शन है। जनरली अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें यहीं से पूछते हैं, या फिर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है पूरे क्लासिफिकेशन में से, तो वो ये पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देंगे और उनमें से कैटेगराइज कराओ, कौन मेटेलिक है, कौन आयोनिक है, कौन मोलिकुलर है, कौन क्रिस्टलाइन है, कौन एमोर्फस। ठीक है, तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में लिखो। पहला पॉइंट तो लिख लिया अपन ने, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय नॉनमेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, इन दीज सॉलिड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, due to the large 3D network, due to the large 3D network of covalent bonds, due to the large 3D network of covalent bonds, these solids generally become very hard therefore their melting points are generally very high. Therefore their melting points are generally very high. ठीक है भाई, तुमसे पूछ लिया जाए कि जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा क्यों होते हैं, है ना? जबकि कोवेलेंट बॉन्ड तो कैसा है, नेचर का बॉन्ड है। उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, जो कोवेलेंट नेटवर्क होता है बॉन्ड्स का, उसकी वजह से एक्स्ट्रा रिजिडनेस मिल जाती है। जैसे डायमंड के बारे में तो बचपन में पढ़ के आए हो, हालांकि डायग्राम से अपने को इतना मतलब नहीं है, बट उसमें होता क्या था कि 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स इन टेट्राहेड्रल मैनर। ठीक है, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग या टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज रहता था। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये वाला कार्बन है तो ये भी फिर क्या बनाएगा, एक टेट्राहेड्रल और बनाएगा। ये वाला जो कार्बन है ये भी एक टेट्राहेड्रल बनाएगा, मतलब ये भी 4 अदर से सराउंडेड है। ये वाला भी एक 4 अदर से सराउंडेड है। ठीक है, फिर जैसे इस कार्बन की बात करोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 4 अदर कार्बन से, एक तो ये और 3 और। तो इस तरीके से क्या होता है, सराउंडिंग की वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बनता है, इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस या बहुत ज्यादा रिजिडनेस मिल जाती है। ठीक है, डायग्राम तो इतना परेशान होता ना भाई, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई उठा के लिया है, प्लांट होता है ना, इसकी लीव्स वगैरह हट जाती है। जिराफ लग रहा है तो हाँ, जो भी है, तो मेन जो समझना है अपने को कि इनमें नेटवर्क प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से इनमें रिजिडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हार्ड हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में एक तो ये सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इसके अलावा एक होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एक होता है बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, इसके अलावा एक होता है SiO2 सिलिका जिसको तुम बोलते हो, एक होता है अपना क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज भी एक टाइप का ग्लास ही है।
जितने भी नेचर में ग्लास जो होते हैं ना वो जनरली सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट से एल्यूमिनेट। क्वार्ट्ज भी एक टाइप का ग्लास होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो एक अपना ये ग्रेफाइट, इसको बाहर में नीचे लिखेंगे थोड़ा। एक ये सबसे महंगा, देखो बॉडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डायमंड, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रेफाइट, हाँ ठीक है। और ये ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसके ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मतलब बाकी सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एटसेट्रा, ओनली ग्रेफाइट ही क्या होता है, कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड है वो कैसे होते हैं बेटा, इंसुलेटर हो, ठीक है। इसके नीचे लिख लो चाहो तो एक लाइन के नोट करने के बाद, ठीक है। इसके नीचे लिखो भाई, दीज आर, नहीं वही पॉइंट वाइज, दीज आर नॉन कंडक्टर, दीज आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। बट ग्रेफाइट is conductor, but graphite is conductor because of free electrons, ठीक है, because of free electrons। हाँ देखो इधर भाई, जो ग्रेफाइट होता है उसमें तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या होता है, इस तरीके से एग्जाम्पल बनता है एक लेयर, ठीक है, ये इस तरीके से। अरे लेयर स्ट्रक्चर होती है ना, जिसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन को क्या करता है, सराउंड करता है। तो देखो जो अपना कार्बन होता है, तो ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है और 4 बॉन्ड बना सकता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करता है, 3 कार्बन एटम से तो क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है ना। तो 3 वैलेंसीज तो इसकी सेटिस्फाई होगी। बट जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से बीच में रहता है। एक लेयर ऐसी ऊपर भी होती है, एक लेयर ऐसी नीचे भी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन लेयर्स के बीच में घूमता रहता है बेचारा, ठीक है। मतलब ये क्या है, मूवेबल रहता है, जिसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा वर्ड लगता है तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम करता हूँ। तो ये वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है भाई, फ्री है तो ये मूव कर सकता है किनके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये क्या करेगा, मूवेबल रहेगा, तो फिर ये कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा, इस वजह से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद ये अपने टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात हो गई। इसके बाद देखो, सबसे पहले हमने देखा सॉलिड क्या होता है, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा कितने टाइप का होता है। अब कुछ बारी आती है सॉलिड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो सॉलिड की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ये टॉपिक समझना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है क्रिस्टल लेटिस। तो टॉपिक डाल लो, क्रिस्टल लेटिस, टॉपिक डाल लो, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है भाई साहब, देखो इधर, जैसे कोई भी जो सॉलिड होता है, ठीक है, वो सॉलिड क्या है, एक 3D शेप है अपने आप में। अरे है कि नहीं है, कोई भी जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, 3D शेप है। जैसे मेरे को देख लो, मैं सॉलिड हूँ, ठीक है, बट मूवी वाला सॉलिड नहीं है, वो दमदार वाला सॉलिड, ठीक है। तो कोई भी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3D शेप होती है। अब 3D शेप किससे बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या तुम्हें कोई भी दिखता है क्या, नहीं दिखता ना, नेकेड आइज के थ्रू नहीं दिखता, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या मानते हैं, उनको पॉइंट मानते हैं, ठीक है। अब अगर वो पॉइंट जो है वो 3D में अरेंज होंगे, तो उन पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट जो होगा वही तो क्या होगा, कोई ना कोई सॉलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो 3D अरेंजमेंट है उन पॉइंट्स का, पॉइंट्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, उनका जो वो 3D अरेंजमेंट है उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लेटिस। आज ये जो बोर्ड है, ठीक है, अब ये बोर्ड कौन से एटम, कौन से आयन से बना है वो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बोर्ड के पार्टिकल से बना है। तो इसके पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को 3D में तुमने अरेंज किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो जो स्ट्रक्चर मिली वही तो क्या है, बोर्ड, ठीक है। तो वो जो सॉलिड होता है इसको तो हम क्रिस्टल लेटिस बोल रहे हैं, उस क्रिस्टल का एक पार्ट,
और जिनसे वो बना है उनको पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो क्रिस्टल लेटिस होता है क्या एक्चुअली में, पॉइंट्स का ऐसा 3D अरेंजमेंट, ठीक है, जिसके वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पूरे के पूरे सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या बोल दिया जाता है, क्रिस्टल लेटिस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्लियर। इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल लेटिस की। क्या प्रॉपर्टीज है भाई, जो पॉइंट्स है क्रिस्टल लेटिस में, वो पॉइंट्स किसको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड को। मतलब वो कोई एटम हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है, वो जो पॉइंट्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसको बोला जाता है लेटिस पोजीशन। ठीक है, इसको भी डायग्राम में बताएंगे। और तीसरी चीज, उन पॉइंट्स को अगर अपन एक लाइन टू लाइन मिलाएंगे, ठीक, सारे पॉइंट्स को अगर लाइन टू लाइन मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो क्रिस्टल होता है उसकी ज्योमेट्री का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब 3D में तो अपन देखो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा हो जाएगा मामला, अपन बनाएंगे 2D में। जैसे देखो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है आपस में 3D में अरेंज्ड है। अभी देखो डायग्राम तो 2D में बनेगा और 3D में मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट्स हैं किसके, सॉलिड के। इन पॉइंट्स का ये क्या है, 3D अरेंजमेंट। अब बोलोगे सर 3D नहीं है तो 2D अरेंजमेंट है। अरे ध्यान से देखो, ये एक लेयर है, इसके ऊपर ऐसी की ऐसी एक और लेयर है, इसके ऊपर ऐसी की ऐसी एक और लेयर है, तो एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। इस क्रिस्टल लेटिस में ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इस क्रिस्टल लेटिस में, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, उस सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, या लेटिस पॉइंट बोल दिया जाता है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे क्रिस्टल में देखो हर पॉइंट की पोजीशन क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर फिक्स नहीं रहेगी तो ये सॉलिड थोड़ी रहेगा। अगर पार्टिकल्स या पॉइंट्स मूव करेंगे तो उसको सॉलिड तो बोल ही नहीं सकते। सॉलिड की कंडीशन ही है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते। तो हर पोजीशन क्या होती है, पॉइंट्स की फिक्स होती है, उसको बोला जाता है लेटिस पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर इनको मैं एक लाइन से मिलाता हूं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो क्या हो जाता है, मुझे क्या पूरे के पूरे क्रिस्टल की एक ज्योमेट्री का आइडिया हो जाता है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो भाई। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस तरीके से जो क्रिस्टल लेटिस है उसके कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। उसमें क्या माना गया है कि कोई भी सॉलिड जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, उन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। उन पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड बोला जाता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। और अगर उनको हम किसी स्ट्रेट लाइन से मैच करते हैं सबको, या ज्वाइन करते जाते हैं सबको, तो क्या हो जाता है, पूरे के पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मिल जाती है या उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन हो जाती है। ये सारी बातें लिखो भाई, क्रिस्टल लेटिस में लिखो 3D अरेंजमेंट ऑफ, हाँ पॉइंट 3D अरेंजमेंट ऑफ points, 3D arrangement of points is called 3D arrangement of points is called crystal lattice. 3D arrangement of points is called crystal lattice. ठीक है, इसके बाद में इसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लेटिस, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस, each point in crystal lattice is known as lattice point, is known as lattice point, which represents the constituent particle, which represent the constituent particle of solid ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट में एटम्स,
होमो मोलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स, होमो मोलिक्यूल्स और आयंस। जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यही हो सकते हैं, या तो एटम से बन सकता है, या मोलिक्यूल से बन सकता है, या आयंस से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट लिखो, each lattice point have a fixed position. Each lattice point have a fixed position in crystal lattice. Each lattice point have a fixed position in crystal lattice, which is known as lattice position. Lattice position or lattice site. Lattice position or lattice site. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके बारे में। थर्ड पॉइंट लिखो, when SIT site position। ठीक है, when we join, third point, when we join these points by straight line, then complete geometry of crystal lattice, obtains। ठीक है, पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट है। पॉइंट्स किसको बता रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बता रहे हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है जिसको लेटिस साइड या लेटिस पोजीशन बोला जाता है। जब सबको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से तो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री मिल रही है। जैसे यहाँ जो ये अरेंजमेंट है, ये कैसी ज्योमेट्री दे रहा है? एक तरीके से क्यूबिक ज्योमेट्री दे रहा है। 3D में अगर मानेंगे तो क्यूबिक ज्योमेट्री दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, ये फोटो मान लो, ये लेटिस पोजीशन है। ठीक है, इसको अपन पॉइंट बोल रहे हैं या बोल लो लेटिस पॉइंट। अब भाई बुक में क्या होता है, बुक वाले तो क्या है, वो 3D डायग्राम बना देते हैं। बस 3D डायग्राम बनाओगे तो हो जाएगा मामला। ठीक है, ये भी अपने लिए क्या है, क्रिस्टल लेटिस ही है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि इसको कोई गलत मानेगा। ये किसका डायग्राम है? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, इस क्रिस्टल लेटिस से रिलेटेड या बोल लो जब अपन सॉलिड स्ट्रक्चर डील कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होता है किसी भी क्रिस्टल लेटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कंटिन्यूअसली 3D में रिप्रेजेंट करने के पूरा का पूरा क्या मिल जाए अपने को, क्रिस्टल लेटिस मिल जाए। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल लेटिस की वो स्मॉलेस्ट, ठीक है, यूनिट जिसको कंटिन्यूअसली 3D में रिपीट करने पे क्या मिल जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाए, उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटिस को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है पॉइंट, तो स्मॉलेस्ट पॉइंट तो लेटिस पॉइंट है, बट इनसे बनी हुई एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको अगर कंटिन्यूअसली अपन रिपीट करेंगे 3D में एक के बाद एक कंटिन्यूअस, ठीक है, तो क्या मिल जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाए, उसे ही क्या बोला जाता है? यूनिट सेल बोला जाता है। जैसे देखो ये अपना क्रिस्टल लेटिस है, अब अगर मैं इसमें एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट देखूं तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है? ये एक स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर 2D में बात करोगे तो एक स्क्वायर, अगर ऐसे स्क्वायर्स को मैं 1 by 1 एक साथ कंटिन्यूअसली रखता जाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो इसकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है इसे क्या बोला जाएगा? इसे ही यूनिट सेल बोला जाएगा। ये 2D में समझाया, यही चीज 3D में हो जाएगा। आज कोई क्यूब है,
ठीक है, तो उस क्यूब का स्मॉलेस्ट पार्ट भी एक छोटा सा क्यूब होगा, उनको वन बाय वन आपस में क्या होगा, अरेंज करोगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दो, ये अपनी वॉल होती है, ठीक है, ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स वगैरह से, है ना, वो जो ब्रिक्स है तो पॉइंट से बनती है, वो तो लेटिस पॉइंट हो गए। उसके बाद में वो ईंट जो है, वो ब्रिक जो है, वो क्या है, पूरी की पूरी वॉल का क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। उनको अगर कंटिन्यूअसली तुम 3D में रिप्रेजेंट करोगे या रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी दीवार मिल जाएगी। तो ये दीवार तो क्रिस्टल लैटिस है, वो ईंट क्या होगी, अपनी रिपीटिंग यूनिट हो गई। ठीक है, तो यूनिट सेल में लिखो, यूनिट सेल में लिखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, smallest unit of crystal lattice which on continuous repetition give complete crystal lattice is known as unit cell, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कंटिन्यूअसली रेगुलरली रिपीट करने पे पूरा का पूरा क्या मिल जाए, ये क्रिस्टल लैटिस भाई साहब मिल जाए, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें यूनिट सेल में बोला जाता है। ठीक है, तो कल